Hello students, welcome back to Blade Learner K-12. Myself Mahvish Sadaf and I am here to teach you biology of class 12th. We have already started the fifth chapter, which is principle of inheritance and variation, and in the last video we had discussed about law of dominance and law of segregation. So today we are going to study about incomplete dominance, concept of dominance, codominance, multiple allele, and pleiotropic gene. So let's start with incomplete dominance. सबसे पहले इसका एग्जाम्पल देख लीजिए कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता किसमें है। डॉग फ्लावर में, जिसको एंटीरिनम भी कहते हैं और स्नैपड्रैगन भी कहते हैं। स्नैपड्रैगन इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब ही है कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। बेसिकली होता क्या है कि जो डोमिनेंट चीज होती है वो कंप्लीट होती है, यानी कि अगर वो प्रेजेंट होगा, अकेले भी प्रेजेंट होगा तो भी वो उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को शो कर देगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर वो सिंगल प्रेजेंट होगा तो वो उस कैरेक्टर को शो नहीं कर पाएगा। अगर उसे सेम कैरेक्टर को शो करना है तो उसे होमोजाइगस कंडीशन में होना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि F1 हैज अ फिनोटाइप दैट डिड नॉट रिजेंबल ईदर ऑफ द टू पेरेंट्स। देखिए इसमें होता क्या है कि जैसे डॉग फ्लावर की बात करते हैं तो इसमें एक एलील है कैपिटल R जो कि रेड फ्लावर को डिनोट कर रहा होता है, और एक होता है स्मॉल r जो कि वाइट फ्लावर को डिनोट करता है। वाइट फ्लावर। अब देखिए यहाँ पर जैसे पेरेंटल है, पेरेंटल जनरेशन हमेशा प्योर होगी, तो कैपिटल आर को स्मॉल आर के साथ क्रॉसिंग करवाएंगे तो F1 जनरेशन क्या बनेगी, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो ये जो है ना, कैपिटल आर स्मॉल आर को होना क्या चाहिए था, रेड कलर शो करना चाहिए था, लेकिन ये कौन सा कलर शो करती है, पिंक। यानी कि यहाँ पर आपने क्या देखा कि ये जो डोमिनेंट एलील है ये पूरी तरह से डोमिनेंट नहीं है। इसको खुद को एक्सप्रेस करने के लिए होमोजाइगस कंडीशन में होना पड़ेगा। हेट्रोजाइगस कंडीशन में ये खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, पिंक। अब अगर मैं इसकी क्रॉसिंग कराऊं, सेल्फ क्रॉसिंग कराऊंगी, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर को अगर कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ क्रॉसिंग करवाएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर। कुछ नहीं करना है, बस एक बार इस कैपिटल आर को इन दोनों से रिएक्शन करवाना है, एक बार इस स्मॉल आर को इन दोनों के साथ। तो ये देखिए ये क्या बनेगा, रेड होमोजाइगस कंडीशन में है, और यहाँ भी ये होमोजाइगस कंडीशन में है तो ये बनेगा व्हाइट। और ये जो बीच के दोनों हेट्रोजाइगस कंडीशन है ये क्या बनाएंगे, पिंक कलर बनाएंगे। पिंक कलर यानी रेड और व्हाइट के थोड़ा सा बीच का कलर पिंक, ना ये पूरा रेड होगा ना ये पूरा व्हाइट होगा। यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि अगर आप इनका फिनोटिपिक रेशियो देखेंगे, फिनोटिपिक रेशियो, ये आपको क्या दिख रहा है, एक रेड है, दो पिंक है और एक व्हाइट है, यानी कि 1:2:1 दिख रहा है। 1 रेड 2 व्हाइट 1 पिंक। अगर आप जीनोटिपिक रेशियो देखें, जीनोटिपिक रेशियो तो ये आपको क्या दिख रहा है, कैपिटल आर कितना है, 1, कैपिटल आर स्मॉल आर कितना है, 2, और स्मॉल आर कितना है, 1। तो यानी 1:2:1। तो यहाँ पर क्या हुआ, फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो जो है वो दोनों सेम होता है। इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमेशा फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो सेम होगा। क्लियर है। और यहाँ पर जो ये कैपिटल आर है ये कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है। दो बातें इसमें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस, कि कोई चीज डोमिनेंट क्यों है, कोई चीज रिसेसिव क्यों है, इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसमें हम लोग। सबसे पहले देखिए हर जीन में क्या होता है, इंफॉर्मेशन होता है किसी पर्टिकुलर ट्रेट को एक्सप्रेस करने के लिए। समझ रहे हैं आप लोग, एवरी जीन कंटेन्स इंफॉर्मेशन टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट। देखिए जो डोमिनेंट होता है, अभी मैंने आपको बताया कि वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। कंप्लीट का मतलब क्या है कि उसके पास फुल पावर होता है कि वो किसी भी ट्रेट को एक्सप्रेस कर दे, चाहे वो अकेले हो या चाहे वो किसी के साथ हो, यानी चाहे वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो या फिर होमोजाइगस कंडीशन में हो। इसका भी एक्सेप्शन है, जैसे आपने इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखा, लेकिन एक्सेप्शन थोड़े कम होते हैं। तो देखिए कोई चीज डोमिनेंट क्यों होती है, बहुत सारे इसके रीजंस होते हैं, जैसे कि इन्वायरमेंटल कंडीशन होती है,
कुछ अडेप्टेशन हो जाती है उसमें, इस वजह से कोई एक एलील जो होता है वो डोमिनेंट हो जाता है और कोई एक एलील जो होता है वो रिसेसिव हो जाता है। समझ रहे हैं आप लोग? देखिए, जैसे हमने टॉल और ड्वार्फ की बात की थी, तो ये कैपिटल टी एक एलील था, स्मॉल टी एक दूसरा एलील था। तो इसमें क्या होता है, ये कैपिटल टी डोमिनेंट हो जाता है, ये स्मॉल टी ड्वार्फ हो जाता है, मतलब रिसेसिव हो जाता है। तो ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है। तो ये डोमिनेंट क्यों हो गया? डोमिनेंट ये इसलिए हो गया क्योंकि बहुत सारे इसके, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि इन्वायरमेंटल रीजंस हो सकते हैं इसके पीछे, इस वजह से ये चीज डोमिनेंट हो गई। और ये जो स्मॉल टी है ना, इस एलील में हो सकता है कि कुछ मॉडिफिकेशन हो गए होंगे, जिसकी वजह से ये रिसेसिव हो गया, यानी कि ये कमजोर हो गया और वो जो है वो स्ट्रांग बन गया। अब देखिए, इसमें जैसे एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल लिया है, जीन प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम। एग्जाम्पल है इसमें जीन प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम, यानी कि एक जीन है जो एंजाइम के सिंथेसिस, एंजाइम की सिंथेसिस कर रहा है, ठीक है, प्रोड्यूस कर रहा है। और जीन के पास क्या है? इंफॉर्मेशन है। इस चीज के लिए इंफॉर्मेशन है कि उसे एंजाइम को प्रोड्यूस करना है, तभी तो जीन जो है वो एंजाइम को सिंथेसाइज कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, दो तरह के यहाँ पर पहले हम लोग एलील्स देखेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, सबस्ट्रेट होता है जिस पर एंजाइम एक्ट करता है और वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। कोई भी सबस्ट्रेट है यानी रिएक्टेंट है, उस पर एंजाइम आया और उसने प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया। तो अब इसी एंजाइम को कौन सिंथेसाइज कर रहा है? जीन। अब जीन मैंने कहा कि दो तरह के हो सकते हैं। पहला हो गया, जीन में एलील्स होते हैं ना, दो एलील्स होते हैं। तो पहला मैंने लिख दिया मॉडिफाइड एलील। मॉडिफाइड एलील कैसे मॉडिफाई हो गए होंगे? इनमें कुछ म्यूटेशन हो गया होगा, इस वजह से ये मॉडिफाई कर गए होंगे। और दूसरा क्या है? अनमॉडिफाइड एलील। अनमॉडिफाइड एलील, ये एलील जो है ये मॉडिफाई नहीं किया। तो देखिए, जो भी एलील मॉडिफाई नहीं हुआ है वो क्या हो सकता है? उसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? नॉर्मल एलील। ये क्या होगा? नॉर्मल एलील है। जो चीज नॉर्मल होती है वही तो मॉडिफाई नहीं करती है, तो वो नॉर्मल एलील है, यानी वो क्या करेगा? एंजाइम को प्रोड्यूस करेगा और ये एंजाइम जो है सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो प्रोड्यूस करेगा ये क्या? एंजाइम, प्रोड्यूस एंजाइम। दूसरा यहाँ पर क्या है? मॉडिफाइड एलील। मॉडिफाइड एलील की जो है तीन कैटेगरी हो सकती है। पहला है कि अगर ये एलील जो है मॉडिफाई कर गया है तो इसने किस तरह का एंजाइम प्रोड्यूस किया? या तो नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस किया या फिर लेस इफिशिएंट एंजाइम। लेस इफिशिएंट एंजाइम मतलब इसने एंजाइम प्रोड्यूस किया और इसने, अगर एंजाइम प्रोड्यूस हुआ है तो थोड़ा सा उसकी एफिशिएंसी कम है, यानी कि अगर नॉर्मल कंडीशन में वो जैसे एक सबस्ट्रेट से 1000 प्रोडक्ट बना रहा था, तो अभी हो सकता है कि मॉडिफाइड कंडीशन में एक सबस्ट्रेट से वो 500 प्रोडक्ट ही बनाए, तो थोड़ी सी उसकी एफिशिएंसी कम हो गई। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि एंजाइम का प्रोडक्शन तो हो रहा है, नॉर्मल अगर है, तो ये वाला केस किसकी तरह हो सकता है? बिल्कुल अनमॉडिफाइड एलील की तरह हो सकता है, कि इस मॉडिफाइड एलील को हम ये कह सकते हैं कि ये एलील जो है मॉडिफाई हुआ ही नहीं है, अनमॉडिफाइड एलील कह सकते हैं, अगर उसने इस तरह का एंजाइम प्रोड्यूस किया है। दूसरी कंडीशन इसमें ये आती है कि इसने नॉन फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस किया। नॉन फंक्शनल एंजाइम की मतलब इसने एंजाइम तो प्रोड्यूस किया लेकिन वो फंक्शनल एंजाइम नहीं है, नॉन फंक्शनल एंजाइम है। और तीसरी कंडीशन ये आती है कि इसने कोई एंजाइम ही प्रोड्यूस नहीं किया। डू नॉट प्रोड्यूस एनी एंजाइम, ठीक है। तो मॉडिफाई अगर कोई एलील कर गया है तो वो तीन तरह से एंजाइम को प्रोड्यूस कर सकता है, या तो नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, या फिर नॉन फंक्शनल प्रोड्यूस करेगा, या फिर कोई एंजाइम ही नहीं बनाएगा। तो ये जो दोनों कंडीशन है ना, नॉन फंक्शनल एंजाइम और कोई भी एंजाइम नहीं बनाएगा, ये क्या हो गया? ये यही चीज हो जाती है रिसेसिव। यही कौन कौन सा एलील होता है? रिसेसिव एलील, ठीक है। ये क्या होता है? रिसेसिव एलील। और ये रिसेसिव एलील कब शो होता है? जब इसको इसी का भाई मिलेगा, यानी कि जैसे अगर मैं
उसकी बात करूं वही टॉल और ड्वार्फ की, तो स्मॉल टी के साथ स्मॉल टी को ही होना पड़ेगा, तभी वो वैसी कंडीशन शो करेगा। समझ रहे हैं आप लोग? और यहाँ पर क्या होगा, मॉडिफाइड एलील जो होंगे, मॉडिफाई वाले ये जो तीनों एलील हैं, ये किस पर डिपेंड करेंगे? अब डोमिनेंट एलील पर डिपेंड करेंगे, है ना। ये जो एंजाइम मतलब ये जो फिनोटाइप शो करेंगे, ये फिनोटाइप किस पर डिपेंड करेगा? डोमिनेंट एलील पर, है ना। ये जो अनमॉडिफाइड एलील है, ये किसकी तरह बिहेव करेगी? डोमिनेंट एलील की तरह। और ये जो अब अनमॉडिफाइड एलील है, ये अपना फिनोटाइप एक्सप्रेस करने के लिए इस पर डोमिनेंट एलील पर डिपेंड करेगी। अब जैसे मैं बताती हूँ आपको कि ये कैपिटल टी जो है ये अनमॉडिफाइड एलील था और ये स्मॉल टी मॉडिफाइड एलील हो गया। तो ये स्मॉल टी जो है ये अपना मतलब ये मॉडिफाइड एलील है, तो इसको शो करने के लिए ये किस पर डिपेंड कर रहा है? डिपेंडेंट ये किस पर है? कैपिटल टी पर। तो यहाँ पर ये क्या शो करेगा? खुद को तो ये एक्सप्रेस नहीं कर पाया, ड्वार्फ नहीं बनेगा, यहाँ पर टॉल बनेगा। और अगर ये स्मॉल टी होगा तभी ये क्या बनेगा? ड्वार्फ बनेगा ना। तो एक तरह से ये किस पर डिपेंड कर रहा है? डोमिनेंट एलील पे, कि अगर उसके सामने डोमिनेंट एलील होगा तो वो खुद को एक्सप्रेस नहीं करेगा, और अगर उसके सामने डोमिनेंट एलील नहीं होगा तो वो खुद को एक्सप्रेस कर देगा। तो यही इसमें समझने वाली बात है, ठीक है, कि नॉर्मल बिहेव करेगा अनमॉडिफाइड की तरह, और नॉन फंक्शनल एंजाइम या फिर कोई भी एंजाइम अगर प्रोड्यूस नहीं हुआ है तो दैट इज रिसेसिव एलील। समझ गए आप लोग? तो नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे कोडोमिनेंस के बारे में। कोडोमिनेंस नाम से ही लग रहा है, यानी कि जो भी एलील्स प्रेजेंट है वो एक दूसरे पर इक्वली डोमिनेंट है। अब जैसे कि यहाँ पर क्या होता है, बोथ दी एलील्स आर डोमिनेंट, और F1 जनरेशन जो होता है उसमें वो दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर को शो कर रहा होता है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ है ABO ब्लड ग्रुपिंग। ABO ब्लड ग्रुपिंग, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। इसको कौन सा जीन कंट्रोल करता है? कंट्रोल्ड बाय जीन आई। ये जीन आई होता है जो कि इस ब्लड ग्रुपिंग को कंट्रोल कर रहा होता है। इसमें क्या होता है, इसके 3 एलील्स होते हैं। जनरली कितने एलील होते हैं? 2, लेकिन यहाँ पर इस जीन आई के 3 एलील होते हैं। पहला एलील होता है A, दूसरा एलील होता है B, और तीसरा एलील होता है O, यानी IA, IB एंड IO। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो A होता है और B होता है ये दोनों डोमिनेंट होते हैं, और ये जो O होता है ये क्या होता है? रिसेसिव होता है। ये रिसेसिव होता है, और A और B जो होता है ये दोनों डोमिनेंट होते हैं। डोमिनेंट। अब इसमें क्या होगा कि अगर आपको A और O एक साथ मिलेगा तो आप क्या बोलेंगे कि ब्लड ग्रुप A है, क्योंकि A डोमिनेंट है। B और O में आप बोलेंगे B है ब्लड ग्रुप, क्योंकि B डोमिनेंट है। और अगर A और B होगा तब आप क्या बोलेंगे? उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? AB, यानी कि A भी होगा उसका ब्लड ग्रुप और B भी, तो दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? AB। समझ रहे हैं आप लोग? तो यहाँ पर क्या हो गया, ये कोडोमिनेंस का केस आ गया कि जो दोनों डोमिनेंट एलील हैं वो अगर एक साथ प्रेजेंट होंगे तो दोनों खुद को एक्सप्रेस करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई एक अकेले खुद को एक्सप्रेस कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए कितने तरह के यहाँ पर जीनोटाइप्स बन सकते हैं और कितने तरह के फिनोटाइप। देखिए फिनोटाइप कितने बनेंगे वो तो आपको पता ही है। एक ब्लड ग्रुप होगा किसी का A, एक ब्लड ग्रुप होगा किसी का B, तीसरा ब्लड ग्रुप हुआ AB, चौथा हो जाएगा O, यानी 4 तरह के ब्लड ग्रुप बनेंगे, 4 तरह के फिनोटाइप बनेंगे एक्चुअली। ये क्या है? फिनोटाइप। 4 तरह के फिनोटाइप बनेंगे। इसमें निकाला कैसे जाता है देखिए, जैसे हम मान लेते हैं कि n जो है वो नंबर ऑफ एलील्स है, नंबर ऑफ एलील्स। और अगर आपको कोडोमिनेंस के केस में नंबर, जैसे ABO ब्लड ग्रुप है ना, इसमें अगर आपको नंबर ऑफ फिनोटाइप निकालना है तो आप क्या करेंगे? इसको लिख देंगे n+1। जैसे 3 एलील थे ना, 3 यहाँ पर A, B और O, तो 3+1 यानी कि टोटल फिनोटाइप कितना होगा? 4। आप देख भी रहे हैं 4। और अगर आपको नंबर ऑफ जीनोटाइप्स देखने हैं, नंबर ऑफ जीनोटाइप्स, अगर आपको नंबर ऑफ जीनोटाइप्स देखने हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? n×n+1/2। अब जैसे यहाँ पे 3 एलील्स थे ना, तो 3×3+1 4/2, तो यानी कितने तरह के जीनोटाइप्स आपको दिखेंगे? 6। और देखिए होंगे भी, जैसे ए ब्लड ग्रुप के लिए आप क्या क्या लिखेंगे?
IA IO होगा तो ब्लड ग्रुप क्या होगा ए। और एक ये तो हेट्रोजाइगस हो गई, और होमोजाइगस कंडीशन में IA अगर होगा तो भी ए होगा। बी के लिए आप क्या लिखेंगे, हेट्रोजाइगस कंडीशन बी, फिर लिखेंगे आप होमोजाइगस कंडीशन, तो ये हो गया बी। अब ए बी के लिए आप क्या लिखेंगे, दोनों को प्रेजेंट होना पड़ेगा, तो ए बी बना दिया। और ओ के लिए क्या होगा, ओ रिसेसिव है इसलिए होमोजाइगस में होना पड़ेगा उसको, तभी ब्लड ग्रुप ओ बनेगा। तो देखा आपने 6 जीनोटाइप्स बने और 4 जो है वो फिनोटाइप्स बने। समझ गए आप लोग। तो ये क्या था, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। अब नेक्स्ट क्या है, मल्टीपल एलील्स। नाम से ही लग रहा है क्या कि एक से मतलब 2 से ज्यादा एलील्स प्रेजेंट होंगे, है ना। मोर देन 2 एलील्स फॉर द सेम कैरेक्टर, एक ही कैरेक्टर के लिए 2 से ज्यादा एलील होंगे। 2 क्यों लिखा गया, क्योंकि हर कैरेक्टर के लिए 2 ही एलील होते हैं, जीन्स हमेशा पेयर्स में होते हैं और उनको 2 तरह के एलील जीन के जो होते हैं वो 2 तरह के एलील्स होते हैं। और अगर 2 से ज्यादा एलील हो गए एक ही कैरेक्टर के लिए तो उसको कह देते हैं हम लोग मल्टीपल एलील्स। और मल्टीपल एलील्स जो होता है वो हमेशा पॉपुलेशन में पाया जाता है। इस लाइन को मैं अभी समझाती हूँ। पहले आप देखिए एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, अभी आपको बताया ना कि जीन होता है आई, इस जीन ने एक ही कैरेक्टर को एक्सप्रेस करना है और वो क्या है, ब्लड ग्रुप। ये ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करके रखता है। लेकिन इसके 3 एलील्स होते हैं, ए बी एंड ओ, मतलब IA IB एंड IO। तो 3 तरह के एलील्स हो गए ना, तो 2 से ज्यादा एलील हो गए, यानी एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के का एग्जाम्पल हो गया, मल्टीपल एलील्स का भी एग्जाम्पल हो गया और कोडोमिनेंस का भी एग्जाम्पल हो गया। अब ये पॉपुलेशन में कैसे पाया जाता है, देखिए किसी एक इंसान के अंदर एक ही तरह का ब्लड ग्रुप होगा, 2 तरह का ब्लड ग्रुप तो होता नहीं है। किसी के पास या तो ए ब्लड ग्रुप होता है या तो बी होता है या ए बी होता है या ओ होता है। किसी में आपने ये तो नहीं सुना होगा कि ब्लड ग्रुप बी भी है और ब्लड ग्रुप ओ भी है, ब्लड ग्रुप ए भी है और ब्लड ग्रुप बी भी है, ऐसा तो नहीं होता ना किसी में भी। और एक ब्लड ग्रुप के लिए मतलब एक सिंगल, ये अगर ए ब्लड ग्रुप को शो करना है तो उसको तो 2 ही एलील्स को कंट्रोल करेंगे ना। कौन से, या तो उसके अंदर IA है होमोजाइगस या फिर IA IO है हेटेरोजाइगस, है ना। तो 2 एलील्स ही इसको कंट्रोल कर रहे हैं। सेम इन सब में है, दोनों 2 ही एलील्स इन सारे ब्लड ग्रुप को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं पॉपुलेशन में देखूं इसी चीज को, IB IO भी हो सकता है और IB IB भी हो सकता है। जैसे मैं ये 2 इंसान देख लूं, एक ये इंसान है, एक ये इंसान है। इसमें अगर मैं एलील्स को काउंट करूं तो कितने एलील्स आपको दिख रहे हैं, एक तो ए दिख रहा है आपको, एक ओ दिख रहा है और एक बी दिख रहा है। 3 एलील्स दिख गए, यानी 2 एलील से ज्यादा। तो अगर आप किसी सिर्फ इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, यानी कि सिर्फ इसको देख रहे हैं आप लोग, तो यहाँ पर आपको सिर्फ 2 ही एलील्स दिखेंगे। लेकिन अगर आप दोनों इंसान को कंसिडर करेंगे तो आपको 3 एलील्स दिख रहे हैं। इस वजह से कहा गया है कि जो मल्टीपल एलील्स है वो पॉपुलेशन में देखने को मिलता है। इंडिविजुअल के अंदर आपको तो 2 ही एलील्स दिखेंगे, लेकिन अगर आप पॉपुलेशन की स्टडी कर रहे हैं तब आप उसमें कहेंगे कि मल्टीपल एलील्स हैं। ये कुछ-कुछ कैरेक्टर के लिए ही होता है, सारे कैरेक्टर के लिए नहीं होता है। इसमें से एक एग्जांपल दिया हुआ है आपको एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। इसमें भी वही चीज़ है, अगर आपको काउंट करना है नंबर ऑफ फिनोटाइप तो n+1 लगाएंगे, नंबर ऑफ जीनोटाइप काउंट करना है तो n×n+1/2 काउंट करेंगे। क्लियर है आप लोगों को। तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग मल्टीपल एलील्स और कोडोमिनेंस दोनों का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे प्लियोट्रॉपिक जीन। प्लियोट्रॉपिक जीन का मतलब होता है कि सिंगल जीन एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन। अब देखिए शुरू से आप क्या पढ़ते आ रहे हैं कि एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक जीन अलग अलग फिनोटाइप्स को कंट्रोल कर रहा है, यानी कि अलग अलग कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है। समझ रहे हैं ना। जैसे टॉल का जीन अलग होता है, कलर का जीन मतलब हाइट का जीन अलग होता है, कलर का जीन अलग होता है, ऐसे होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई एक जीन है जिसने 3-4 कैरेक्टर्स को कंट्रोल करके रखा हुआ है, तो उसी को क्या कहते हैं, प्लियोट्रोपिक जीन। नाम्स जो है वो आप सबका डेफिनेशन ध्यान में रखेंगे कि क्या है। इसमें एग्जाम्पल आता है फिनाइल कीटोनूरिया, इसको आप लोग आगे भी पढ़ेंगे स्टडी में, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स जब मैं पढ़ाऊंगी तो उसमें आपको फिनाइल कीटोनूरिया का केस दिखेगा। पहला एग्जाम्पल है इसमें फिनाइल कीटोनूरिया। देखिए इसमें होता क्या है ना कि इसमें एक एंजाइम की कमी हो जाती है।
ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होता है, 12 नंबर का क्रोमोसोम होता है, ये इसमें अफेक्टेड हो जाता है। मतलब 12 क्रोमोसोम पर जो जीन प्रेजेंट है ना, उसमें से कोई एक जीन जो है वो उसमें म्यूटेशन हो जाता है, जिसकी वजह से एक एंजाइम की सिंथेसिस होनी बंद हो जाती है। वो एंजाइम होता है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, जो क्या करता है, फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होने देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये फिनाइल एलानिन जो है वो अब बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगता है, और इसकी वजह से जो है बच्चे जो होते हैं उनके अंदर स्किन जो होता है वो पिगमेंटेड हो जाता है, पिगमेंटेड स्किन हो जाती है, हेयर का लॉस हो जाता है। इसके अलावा वो जो बच्चे होते हैं वो मेंटली रिटार्ड हो जाते हैं, मेंटली रिटार्ड, फिजिकली वीक हो जाते हैं ना। तो आप देख रहे हैं कितने कैरेक्टर्स को इसने कंट्रोल कर दिया, मतलब स्किन भी पिगमेंटेड कर दी, हेयर को भी लॉस कर दिया, और मेंटली रिटार्ड भी हो गए वो बच्चे, है ना। तो एक ही जीन ने इतने सारे सिम्टम्स शो कर दिए, यानी इतने कैरेक्टर्स को वो कंट्रोल करके रखे हुआ था। तो यही क्या हो गया, प्लियोट्रॉपिक जीन। इसलिए फिनाइल कीटोनूरिया का जो जीन होता है वो कैसा जीन होता है, प्लियोट्रॉपिक। तो अगेन ये जो फिनाइल कीटोनूरिया है ये दो चीजों का एग्जाम्पल हो गया, एक तो प्लियोट्रॉपिक जीन का और इसके अलावा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स का। तो आपको ये सब कुछ देखते रहना है कि किसका एग्जाम्पल कौन है, कौन सा एग्जाम्पल दो दो चीज में आ रहा है, समझ रहे हैं आप लोग। अब इसमें दूसरा एग्जाम्पल है जीन ऑफ स्टार्च सिंथेसिस। ग्रेन्स में जो स्टार्च की सिंथेसिस हो रही है उसका जो जीन होता है ना, वो भी जो एक सिंगल जीन होता है वो दो कैरेक्टर्स को कंट्रोल करके रखे हुआ था। कौन कौन सा कैरेक्टर, ग्रेन का साइज को भी और शेप को भी। देखिए क्या क्या कंट्रोल करके रखे हुए हैं, साइज भी और शेप भी। साइज का मतलब क्या हो गया कि बड़ा होगा या छोटा होगा, शेप का मतलब क्या है कि राउंड होगा कि रिंकल्ड होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि मैं अगर शेप की बात करूं तो शेप कैसा होगा, या तो राउंड एंड रिंकल। देखिए इसमें दो एलील्स होते हैं इसके, कैपिटल बी और स्मॉल बी, ये दो एलील्स होते हैं, और ये दोनों दो दो कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं। कैसे, देखिए अगर कैपिटल बी होगा तो शेप कैसा हो जाएगा, राउंड। अगर कैपिटल बी स्मॉल बी होगा इसका शेप कैसा होगा, राउंड, क्योंकि डोमिनेंट है ना कैपिटल बी। और स्मॉल बी होगा तब शेप कैसा होगा, रिंकल्ड। ठीक है। और साइज को किस तरह से ये कंट्रोल करता है, तो देखिए अगर कैपिटल बी होगा ना तो लार्ज साइज का होगा, यानी लार्ज साइज का होगा और राउंड शेप का होगा। ओके, फिर मैं यहाँ पे ये वाला लिख देती हूँ, स्मॉल बी अगर होगा ना तो वो स्मॉल साइज का होगा, स्मॉल साइज। तो यानी स्मॉल साइज का होगा और रिंकल्ड भी होगा वो ग्रेन। लेकिन अगर कैपिटल बी स्मॉल बी हुआ ना तो ये इंटरमीडिएट साइज होता है, यानी ना ज्यादा बड़ा होता है और ना ज्यादा छोटा होता है, इंटरमीडिएट साइज होता है। तो कैपिटल बी स्मॉल बी जो होगा वो होगा तो राउंड, लेकिन साइज उसका कैसा होगा, बीच का साइज होगा। तो आपने देखा इसी सेम एलील ने दो फिनोटाइप्स शो किए, साइज भी और शेप भी। और यहाँ से आप क्या देख रहे हैं कि जो स्टार्च सिंथेसिस का जो जीन है ये प्लियोट्रॉपिक भी शो कर रहा है, और अगर मैं इसके साइज वाले फिनोटाइप को कंसीडर करूं तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्योंकि ये वाला जो है इसने लार्ज साइज का ग्रेन प्रोड्यूस नहीं किया बल्कि इंटरमीडिएट साइज का ग्रेन प्रोड्यूस किया, इसलिए ये क्या शो कर रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आप सीधे ये नहीं कह सकते कि जो स्टार्च सिंथेसिस का जो जीन है उसने इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर दिया। आपको इसमें मेंशन करना पड़ेगा कि साइज या शेप, शेप वाला जो जीन है वो तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं शो कर रहा है ना, मतलब जीन तो खैर एक ही है, लेकिन जो शेप जो कंट्रोल हो रहा है वो शेप तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो नहीं कर रहा है। आप देख सकते हैं कैपिटल बी स्मॉल बी भी राउंड हुआ है ना, यानी नो इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस किसने शो किया है, साइज वाला जो कैरेक्टर है उसने शो किया है ना। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एक एग्जांपल आपने पीछे पढ़ा वो डॉग फ्लावर में, और दूसरा कहाँ पढ़ा, जीन ऑफ स्टार्च सिंथेसिस व्हेन इट इज कंट्रोलिंग साइज, व्हेन इट इज कंट्रोलिंग इट्स साइज। समझ रहे हैं आप लोग। तो अगेन ये किसका किसका एग्जाम्पल हो गया, प्लियोट्रॉपिक जीन का और
इनकम्प्लीट डोमिनेंस का इफ वी आर कंसिडरिंग साइज। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकल के आता है कि ये जो डोमिनेंस है ये ऑटोनोमस फीचर नहीं है जीन का, क्योंकि आपने देख लिया एक एक्सेप्शन पीछे पढ़ के आए इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, एक आपने यहाँ देख लिया है ना। तो डोमिनेंस जो होता है वो किसी भी जीन का मतलब यूनिवर्सल फीचर नहीं होता है, वो वैरी कर जाता है जीन टू जीन। क्लियर है आप लोगों को? तो नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। नाम से ही लग रहा है बहुत सारे जीन्स है ना। यहाँ पे देखिए क्या है, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर इन विच वन कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय मेनी जीन्स। एक कैरेक्टर को बहुत सारे जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं। पीछे पढ़ के आए आप लोग प्लियोट्रॉपिक जीन, जिसमें एक ही जीन मिलकर बहुत सारे कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा था। अब यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे जीन्स मिलकर एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, इसमें इसका एग्जाम्पल क्या होता है, कर्नल कलर ऑफ व्हीट एंड ह्यूमन की स्किन कलर। ह्यूमन स्किन कलर को बुक में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है, ह्यूमन स्किन कलर, जिसमें कि जीन्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इसमें ह्यूमन स्किन कलर में 3 जीन होते हैं जो कि ह्यूमन के स्किन को कंट्रोल करते हैं। एक ए जीन होता है, एक बी जीन होता है, एक सी जीन होता है। ठीक है, ये सारे जीन्स हैं जिन्होंने ह्यूमन के स्किन कलर को कंट्रोल किया। तो बहुत सारे जीन्स हैं और एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, ह्यूमन की स्किन जीन, जिसमें अगर ये सारे के सारे डोमिनेंट होते हैं, सारे के सारे अगर होमोजाइगस कंडीशन में होते हैं तो बिल्कुल डार्क कलर आती है स्किन की, डार्केस्ट कलर। और अगर ये सारे के सारे रिसेसिव होते हैं, ये सारे जीन्स जो हैं अगर रिसेसिव कंडीशन में होते हैं तो ये लाइट कलर आता है स्किन का, लाइट कलर। और अगर हेट्रोजाइगस में होते हैं तो क्या होता है, इंटरमीडिएट कलर आता है। ना ज्यादा ये डार्क होते हैं, ना ज्यादा लाइट कलर के होते हैं, ना ज्यादा फेयर होते हैं, बल्कि बीच के होते हैं, इंटरमीडिएट कलर। इसके अलावा इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन सकती है ना, कि अगर कैपिटल ए स्मॉल ए हो गया, कैपिटल बी कैपिटल सी, इसका जीनोटाइप आप जल्दी बता नहीं सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के लिए अगर आपको नंबर ऑफ जीनोटाइप्स काउंट करने हैं तो इसका फॉर्मूला होता है 3n। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 3 यानी कि 27 डिफरेंट तरह के आपको जीनोटाइप्स दिखेंगे ह्यूमन की स्किन कलर में। और अगर आपको नंबर ऑफ फिनोटाइप्स काउंट करने हैं, नंबर ऑफ फिनोटाइप्स, तो वो कैसे काउंट होते हैं, 2n+1, यानी कि यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 7 अलग अलग तरह के आपको यहाँ पर स्किन के कलर दिखाई देंगे। समझ रहे हैं आप लोग? तो इस तरह से कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ जीनोटाइप्स और नंबर ऑफ फिनोटाइप्स। तो ये सब कुछ था आपको यहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, प्लियोट्रॉपिक इनहेरिटेंस, कोडोमिनेंस, इस सब के बारे में। तो नेक्स्ट अब हम लोग मिलेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस के साथ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू, बाय बाय।